देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग स्टार्ट किए थे AS10, ठीक है, तो आज कंप्लीट भी हो जाएगा हम लोग का। एक बार स्टार्टिंग से बता देते हैं AS10 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। AS10 हमें फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि PPE नाम से जाना जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, ठीक है। फिक्स टेंजिबल एसेट, पहले AS10 जो था वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट के बारे में बताया जाता था, लेकिन फिर AS26 भी है जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता था, इस वजह से इसको थोड़ा सा रिवाइज्ड किया गया। AS10 सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेंजिबल एसेट के बारे में हमें बताएगा, और फिक्स टेंजिबल एसेट में कैसे डिप्रिसिएशन वगैरह अप्लाई होगा वो भी हमें AS10 बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटेंजिबल है उसके लिए AS26 जैसे था वैसे ही एप्लीकेबल है। और AS6 जो है वो डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताता था पहले इंडिविजुअली, ठीक है, वो भी अभी इसमें कंबाइन हो रहा है। अच्छा, अब देखो पीपीई का मतलब क्या था। पीपीई का मतलब है, मतलब फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट जो हम लोग रखते हैं, हेल्ड फॉर ए यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब अपना जो भी बिजनेस है, चाहे वो सर्विस सप्लाई का हो चाहे वो प्रोडक्शन का हो, तो प्रोडक्शन या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए अगर हम लोग कुछ पीपीई टेंजिबल जो है उसको रख रहे हैं, ठीक है, रेंट या फिर रेंट में दे रहे हैं किसी और को, या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे पीपी, ठीक है, जिससे हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। या फिर हम लोग किसी को रेंट में दे रहे हैं, जैसे कोई मशीन रेंट में दे दिया इस तरह से। और यहाँ पर देखो, या फिर किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज कर रहे हैं, जो हमें वाइड स्कोप कवरिंग ऑल द एसेट यूज्ड इन बिजनेस बता रहा है। विच हैज द लाइफ ऑफ मोर देन, जिसका लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होगा वही फिक्स्ड एसेट होता है, ये हमें पता है। और ये हम लोग यूज करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। 12 मंथ्स का मतलब ही होता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और देखो ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स या फिर स्टैंड बाय सर्विसिंग इक्विपमेंट जिसको हम लोग पीपीई मानेंगे, लेकिन उसका डेफिनेशन जो है इन्वेंट्री में कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने इन्वेंट्री में भी पढ़ा था कि कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह अगर वो पीपी का डेफिनेशन को फुलफिल करेगा तो वो हम लोग का फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा। तो अगर स्पेयर पार्ट्स है वो AS2 में भी कवर हो सकता है, AS10 में भी हो सकता है। स्पेयर पार्ट्स का मतलब ही फिक्स्ड एसेट होगा या इन्वेंट्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखना पड़ेगा किस तरह का स्पेयर पार्ट्स है या स्टैंड बाय सर्विसिंग इक्विपमेंट है, जिसको अगर ये AS10 के कंडीशन में सेटिस्फाई करता है तो वो पीपी होगा, अगर नहीं करता है तो वो इन्वेंट्रीज कहलाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है तो वो इन्वेंट्री ही होगा या फिर वो फिक्स्ड एसेट ही होगा, ठीक है। फिर AS10 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वेस्टिंग एसेट्स पे जैसे कि मिनरल्स राइट्स गुड मॉर्निंग सुब्रजीत। गुड मॉर्निंग मैम। देखो जैसे कि वेस्टिंग एसेट मतलब जो भी हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके वजह से वो एसेट कम होते जाता है, वो ऑटोमेटिकली बनता नहीं इतना जल्दी, ठीक है। ऑयल्स निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस वगैरह माइन से कोल वगैरह निकाल रहे हैं, तो उस पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है। वेस्टिंग एसेट यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे उस पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि वेस्टिंग एसिड भी हमारा AS10 का कंडीशन को फुलफिल करेगा। किसी के पास अगर माइन है तो वो उसका लाइफ टाइम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होगा, यानी कि 12 मंथ से ज्यादा होगा, उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन AS10 नॉट एप्लीकेबल ऑन वेस्टिंग एसिड एंड बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब था लिविंग एनिमल, प्लांट और अदर देन बियरर प्लांट, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो कि बियरर प्लांट नहीं है, इसका मतलब बियरर प्लांट पे AS10 एप्लीकेबल होता था, ठीक है। तो AS10 जो एप्लीकेबल नहीं है वो मेनली किस पे नहीं है, बायोलॉजिकल एसिड पे। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब जिसे हम लोग कंज्यूम्ड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लिविंग एनिमल और प्लांट। बायोलॉजिकल एसिड मतलब लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। लिविंग एनिमल्स का मतलब जैसे बकरी हो गया, शीप, ठीक है, कैटल्स वगैरह, इस पे AS10 एप्लीकेबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो अच्छा सॉरी, इस पे एप्लीकेबल नहीं है, मैंने एप्लीकेबल है क्यों लिख दिया है, रुको एक मिनट इसको ठीक करते हैं। वो शायद मैंने लिखते लिखते इस पे लिख दिया है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या बोला है, बायोलॉजिकल एसिड लिविंग एनिमल अदर प्लांट्स अदर देन बियरर प्लांट, इट मींस A10 इज एप्लीकेबल ऑन बियरर प्लांट। तो इस पे A10 ये है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और बियरर प्लांट पे A10 एप्लीकेबल है, नॉट बियरर प्लांट जो इस पे A10 एप्लीकेबल नहीं है। अब बात ये था कि बियरर प्लांट क्या होता है। बियरर प्लांट का मतलब होता था कि जो प्लांट को हम लोग प्रोडक्शन के लिए या फिर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मैंगो ट्री बनाया था, ये हम लोगों का किस में यूज हो रहा है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बियर द प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। इसमें देखो ये सब पेड़ टाइप का जो होता है ना, मतलब जो ट्री है बेसिकली, उसमें ये जैसे आम हो गया, ठीक है, कोकोनट ट्री हो गया, एप्पल का ट्री हो गया, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, वो A10 को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इस पे A10 एप्लीकेबल होगा। इससे प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो आता है उसे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। हैज अ रिमोट लाइकलीहुड टू बी ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि हम लोग अगर अपना यहाँ से मैंगो बेचेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि मैंगो ट्री को भी बेच देंगे, ठीक है। जैसे अगर मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है कुछ, उससे प्रोड्यूस्ड गुड्स को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मशीन को बेच देंगे। तो जब हम लोग जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस पेड़ से, अगर हम लोग उस पेड़ को भी बेच देते हैं तब वो S10 में नहीं आएगा, तब वो बियरर प्लांट नहीं होगा। तो बियरर प्लांट का मेनली 3 कंडीशन था। प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्टिव लाइफ 12 महीने से ज्यादा का होगा, और ये कभी भी पेड़ हम लोग डायरेक्टली फ्रूट के साथ बेच नहीं देंगे, मतलब फ्रूट हो या कुछ और हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आम बेचा तो पेड़ भी बेच दिया। हम लोग इसको तभी बेचेंगे अगर ये स्क्रैप बन जाता है, मतलब मान लो पेड़ जो है वो मर गया है, अभी उस पे प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, जैसे मशीन अगर बेकार हो गया, स्क्रैप हो गया, तो हम लोग बेच सकते हैं। लेकिन इंसिडेंटल स्क्रैप सेल हो सकता है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स हुआ, मैंगो बेच रहे तो उसके साथ ट्री भी बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। इस तरह के प्लांट, क्योंकि S10 का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बियरर प्लांट बोला जाता है। बियरर प्लांट पे S10 एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर क्या था, बियरर प्लांट क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, प्लांट विच इज हेल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तरह ही रखा जाएगा, ऐसा प्लांट। जैसे ये देखो, ये मैंगो का जो कंडीशन है वो इस पेड़ का कंडीशन नहीं है, मैंगो बिक जाएगा, पेड़ नहीं बिकेगा। लेकिन ऐसे प्लांट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तरह रखा जाता है, मतलब फ्रूट भी गया, पेड़ भी गया, प्लांट विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड देयर इज मोर देन रिमोट लाइकलीहुड दैट द प्लांट इटसेल्फ गुड मॉर्निंग शिवा। remote likelihood is that plant itself will also be sold as agricultural produce, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ साथ प्लांट भी अगर बिक जाएगा तो वो बियरर प्लांट नहीं होगा। जैसे कि एनुअल क्रॉप्स वगैरह, जैसे मैंने बोला था गेहूं, चावल, ठीक है, ये सब धान वगैरह, इसमें क्या होता है, एक बार लगाओ फिर वो कट हो जाता है, ठीक है, उसका मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ वो भी कट हो जाता है। अच्छा, फिर देखो रिकॉग्निशन कैसे करना था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या था, रिकॉग्निशन मतलब है हम लोग अपने अकाउंट्स में किस तरह से पीपी मतलब फिक्स्ड एसेट को रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। पहला, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू बिजनेस एंटरप्राइज। जो हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो हम लोगों का उसका फ्लो हमें बिजनेस में दिखना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ द आइटम विल बी रिलायबली मेजर्ड। हम लोग आइटम का जो मतलब जो फिक्स्ड एसेट हम लोगों ने लिया है, जो पीपीई हम लोगों ने लिया है, उसका जो कॉस्ट है वो हम लोग रिलायबली मेजर कर पाए। और इसी पार्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट दिन। तो कॉस्ट कितने तरह का हो सकता है, कॉस्ट 3 तरह का हो सकता है। कॉस्ट ऑफ पीपीई, या तो हम लोगों ने उस पीपीई को खरीदा है, या हम लोगों ने खुद से बनाया है, या फिर हम लोगों ने एक्सचेंज करवाया है। अगर पीपी हम लोगों ने खुद से खरीदा है तो उसमें क्या क्या ऐड होता था, अगर हम लोगों ने पीपी खुद से खरीदा है उसमें टैक्स ऐड हो जाएगा, परचेज प्राइस ऐड हो जाएगा। अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो ऐड होगा, अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं होगा। कोई
रिबेट मिला है, डिस्काउंट मिला है तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। और एसेट को अपने लोकेशन तक लाने का कोई भी खर्चा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, कोई ट्रायल रन एक्सपेंसेस है, फ्रेट है, कार्टेज है, ठीक है, इस तरह का सारा खर्चा ऐड होता है। तो ये सब हमें AS10 बताता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर परचेज ऑफ पीपी है, जिसका मैंने यहाँ लिस्ट लिखवाया था। नेक्स्ट था हम लोग का सेल्फ जनरेटेड पीपी। इसमें मैंने बहुत सारा चीज भी लिखवाया था, ये देखो जैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट याद दिला देते हैं, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पर ट्रायल रन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, और ये देखो यहाँ पर था डीकमिशनिंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। डीकमिशनिंग कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट था, और डिमोलिशन का नेट वैल्यू था। डीकमिशनिंग मतलब अगर पुराना कोई एसेट लगा हुआ है उस साइट पे, जिसको हमें निकलवा के दूसरा एसेट लगवाना पड़ेगा, या फिर हमें जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ता है, तो वो भी खर्चा होगा, ठीक है। जैसे AC को अगर दीवार में लगवाना है, पहले से लगा हुआ है, तो उसको निकलवाना पड़ेगा फिर लगवाना पड़ेगा, तो ये जो खर्चा है ये वाला, ठीक है, डिमोलिशन कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। और अगर कोई डीकमिशनिंग करवा रहे, डिसमेंटलिंग, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मान लो हम लोग कोई रेंट प्रीमाइसेस ले रहे हैं, वहां पर हम लोग अपना एक मशीन लगाना चाह रहे हैं, और वो लगाने के लिए हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, रेंटेड प्लेस में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ओनर को पूछ के, क्योंकि ओनर को पूछ के ही किया जाता है। अगर ओनर राजी है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर एग्रीड है तो डीकमिशनिंग का खर्चा हो गया, ठीक है। अब ओनर बोलेगा आप अभी कर लो, आपका जो जरूरत है उस हिसाब से आप इसको जो है अरेंज कर लो, लेकिन जब आप ये प्रीमाइसेस छोड़ दोगे, मतलब जब आप ये रेंट 15 साल के लिए ले रहे हो, 15 साल बाद जब आप ये जगह छोड़ दोगे तो मेरा जैसा है वैसा ही बना के दे देना, ठीक है। तो इसको बोला जाता था डिसमेंटलिंग या फिर डीकमिशनिंग कॉस्ट, और उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू लेना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 15 साल बाद जब इसको ठीक करवाएंगे जो खर्चा होगा, उसके आज के डेट का जो वैल्यू है वो हमें लेना पड़ता है। इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जिसका एंट्री भी मैंने दिखाया था। एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे मैंने डिटेल्स यहाँ पर लिखवाए थे। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी। क्या होता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मतलब अगर हम लोगों ने खुद से बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट, उसको बनाने का खर्चा, जैसे सीमेंट, जैसे मान लो हम लोगों ने एक फ्लैट बनाया, सीमेंट का, बालू का, ईटा का, ठीक है, रॉड और लेबर का खर्चा, डोर वगैरह लगाया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाया, ये सब खर्चा हम लोग जो भी कर रहे हैं वो आएगा, और ओवरहेड का खर्चा एलोकेट किया जाएगा, इंटरनल प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें से इंटरनल प्रॉफिट का मतलब क्या था। सपोज अगर हम लोगों का जो है ईटा बनाने का कारखाना है, ठीक है, मतलब ब्रिक्स प्रोडक्शन खुद ही करते हैं हम लोग, तो ब्रिक्स को हम लोगों का जो कॉस्ट आता है बनाने का, उसी कॉस्ट पे हमें यहाँ पर जोड़ना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, जो 15 रुपए में ईटा बनाने का कॉस्ट 15 रुपए आता है, जबकि हम लोग इसे मतलब मार्केट में 20 रुपीज करके बेचते हैं, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने। लेकिन जब हम लोग ये फ्लैट के कॉस्ट में ईंटे का कॉस्ट जोड़ेंगे तो हमें 15 रुपए जोड़ना है, 5 रुपए प्रॉफिट लगा के नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इंटरनल प्रॉफिट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरा है ओवरहेड। ओवरहेड का मैंने बोला था, जैसे मान लो हम लोग के पास एक ट्रक है, ट्रक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट रॉड वगैरह इधर से उधर करते हैं साइड पे, तो ट्रक का जो डेप्रिसिएशन है, जितना इस फ्लैट को बनाने के लिए यूज होगा उतना वहां एलोकेट हो जाएगा, दैट इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिर हुआ था कॉस्ट ऑफ पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट। अगर हम लोग किसी एसेट के साथ एक्सचेंज करके यूज कर रहे हैं, इन दैट केस कैसे उसका वैल्यूएशन होगा, वो हम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा था। अब देखो वही वाला हम लोग रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया। रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, अगर एक्सचेंज करके कुछ ले रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। हम लोग जो एक मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक एसेट दे रहे हैं उसके बदले एक एसेट ले रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग मशीन के बदले, मैंने एग्जांपल लास्ट दिन भी शायद ऐसा ही कुछ लिया था, ट्रक, ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अब मान लो मशीन हम लोग गिवन अप कर रहे हैं और ट्रक जो है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों का क्या देखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू देखना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। अगर फेयर वैल्यू जिसका ज्यादा रिलायबल होगा, जिसका फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगा, उसी पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड किस पे होगा, फेयर वैल्यू जिसका ज्यादा रिलायबल होगा उसी पे हम लोग अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक कंडीशन दे दिया था, द अबव क्राइटेरिया इज फॉलोड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन हैज अ कॉमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर ट्रांजैक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो अदरवाइज नहीं होगा। और कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या था, मतलब देखो, ये
प्रोसेस तभी एप्लीकेबल होगा अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है लेन देन का उसमें अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अब कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या था, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, अब देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। बोल रहे हैं अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और the fair value can't be reliably measured, then the cost should be measured at the carrying amount of the asset given up। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं कि हमें क्या चेक करना पड़ेगा, देखो एक मिनट, कॉमर्शियल सब, एक मिनट, देयर इज एन यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करें इसको, एक सेकंड थोड़ा सा सोच लेते कैसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, मान लो हम लोग का पीपी है एक मशीन और एक ट्रक, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो कंडीशन है, ठीक है। या तो हमें ये दो जो पीपीई है, ये भी एक पीपीई है, ये भी एक पीपीई है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस अगर ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, अगर हम लोग ये दोनों का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिख दिया मैंने, देखो एक्सचेंज, एक हम फ्लो चार्ट जैसा बना दे रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज कर रहे हैं मशीन और ट्रक में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस है, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग चेक करेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीन और फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक, अगर फेयर वैल्यू ऑफ मशीन और फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक हम लोग देखेंगे और इसमें से जो ज्यादा रिलायबल होगा, विच इज मोर रिलायबल, विच इज मोर रिलायबल इज द कॉस्ट ऑफ एसेट टेकन, ठीक है। मतलब जो एसेट हम लोग खरीद रहे हैं उसका वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, इसका हमें फेयर वैल्यू जिसका ज्यादा रिलायबल होगा उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि ये क्राइटेरिया हम लोग तभी फॉलो कर सकते हैं अगर हमारा कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो अगर एक्सचेंज हो रहा है ये दोनों में, दोनों ही पीपी है, तो ट्रांजेक्शन में अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो हम लोग देखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ मशीन क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक क्या है, और जो ज्यादा रिलायबल होगा उसी पे हम लोग अपने एसेट का रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर से हम यहां पर लिख रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज मशीन और यहां पर लिख दिया मैंने ट्रक, ठीक है। तो ये भी एक पीपी है, ये भी एक पीपी है, ठीक है, ये दोनों एक एक पीपी है। अगर हम लोग का इफ, ऐसे लिखते हैं, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, तब हम लोग ये वाला चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीन और फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक विच इज मोर रिलायबली मेजर्ड, वो हम लोग वैल्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग का कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं बनता है तब हमें कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, ठीक है। जो एसेट हम लोग दे रहे हैं उसका बुक वैल्यू मतलब जब दे रहे हैं ऑन दैट मोमेंट उसका जो वैल्यू है उसको बोला जाता है बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप उस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझो, कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या है वो हम बता रहे हैं, ठीक है।
अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, एक्सचेंज के केस में क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कौन से दो एसेट में एक्सचेंज हो रहा है, उसमें हम लोग चेक करेंगे फेयर वैल्यू, ठीक है। तो जिसका फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगा उसी पे रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा अगर हमारा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो उस केस में हम लोग ये जो मेथड है उसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये जो मेथड है उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अब हो रहा है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, तो देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है जो हम लोग का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उस पे हमें तीन चीज देखना पड़ेगा। जो हम लोग का ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पे हमें तीन चीज देखना पड़ेगा। कैश फ्लो, ये देखो यहां पर लिखते हैं, कॉमर्शियल सब्सटेंस मीन्स कैश फ्लो ऑफ asset taken and cash flow of asset given in respect of in respect of एक मिनट, एक मिनट, टाइम, इसका ना फुल फॉर्म हम भूल गए, एक मिनट रुको तो। 3 पॉइंट होता है, हम थोड़ा सा भूल गए, एक सेकेंड। एक मिनट अभी बताते हैं। टाइम होता है एक, और एक्सचेंज में हाँ रिस्क होता है, रिस्क टाइम अमाउंट, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा था, रिस्क टाइम और अमाउंट, ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया देखना है। कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब हमें कैश फ्लो देखना है जो एसेट ले रहे हैं, और कैश फ्लो देखना है जो एसेट दे रहे हैं। लेकिन कैश फ्लो किस रेस्पेक्ट में, जो एसेट हम लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका टाइमिंग्स, रिस्क और अमाउंट। जैसे कि देखो यहाँ पर ये मशीन जो है, ठीक है, ये मशीन जो है, मशीन का अपना एक कैश फ्लो होगा, ठीक है, और उसका हमें देखना पड़ेगा रिस्क, अमाउंट और टाइम, ठीक है। और जो ट्रक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसका भी हमें कैश फ्लो देखना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क, अमाउंट और टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पीपी है, दो अलग नेचर का है। हम लोग मशीन यूज करके, मशीन यूज का जो रिस्क है और जो ट्रक यूज का रिस्क है वो अलग होगा। मशीन यूज का जो अमाउंट है और ट्रक यूज का जो अमाउंट है वो अलग होगा। इसका टाइमिंग्स जो है वो अलग होगा, मतलब इससे जिस तरह का कैश फ्लो आ सकता है इससे उस तरह का नहीं आएगा। तो दोनों में जो कैश फ्लो है वो अलग अलग है, ठीक है, दोनों में जो कैश फ्लो है वो अलग अलग है। तो अभी तक जो कॉमर्शियल सब्सटेंस हम बता रहे थे, कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब हो जाता है कि दोनों एसेट जो एक्सचेंज हो रहा है उसका रिस्क, अमाउंट और टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो हमें चेक करना है। अगर ये अलग अलग होता है, ठीक है, अगर दोनों का कैश फ्लो अलग अलग नेचर का होता है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस होता है, तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंटली अलग होता है तो हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो इफ रिस्क, टाइम, अमाउंट
of cash flow is significantly different, then commercial substance exist. ठीक है, एग्जिस्ट। अब हम पूरा बोल सकते हैं, एक बार देखो मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, अब हम पूरा चीज बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्सचेंज के केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस होने पे, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो हम लोग का मोर रिलायबल है, वही हम लोग का एसेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस यहाँ पर मैंने लिखवाया। कॉमर्शियल सब्सटेंस का चेक करने का मतलब होता है जो भी एसेट हम लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब एसेट गिवन एंड एसेट टेकन अप, उसका जो कैश फ्लो है वो चेक करना होता है। कैश फ्लो का मतलब हो जाएगा उस एसेट का रिस्क टाइम अमाउंट, उस एसेट को यूज करते हुए उसका रिस्क टाइम अमाउंट जो है वो चेक करना पड़ेगा एज ए कैश फ्लो। ठीक है, अगर दोनों एसेट का रिस्क टाइम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अलग अलग है तो बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन, दोनों में से जो ज्यादा रिलायबल होगा वही हम लोग का एसेट का वैल्यू हो जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हम लोग वैसे करेंगे। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं होता है, नो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब जो ये है रिस्क अमाउंट और ये देखो रिस्क अमाउंट और टाइम, ये नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंस, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर नहीं है तब कैसे रिकॉर्ड होगा, बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है, जो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट होगा एसेट का जो हम लोग गिव अप कर रहे हैं उसके वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मशीन, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था मशीन दे रहे उसके बदले ट्रक ले रहे, अगर ऐसा हो रहा है तो ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरह से ही हमें करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द अबव क्राइटेरिया इज फॉलोड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन हैज ए कॉमर्शियल सब्सटेंस, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस और द फेयर वैल्यू कांट बी रिलायबली मेजर्ड, देन द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। वही चीज मैंने लिखवाया, लेकिन जो मेन पॉइंट हमें पता करना था कि कॉमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो एसेट हम लोग ले रहे या दे रहे हैं उसमें जो कैश फ्लो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अमाउंट और टाइम, अगर ये दोनों एसेट का अलग अलग होता है तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर अलग अलग नहीं होता है तो कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू जो मोर रिलायबल है उस पर रिकॉर्ड होगा। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इन दैट केस जो एसेट गिवन अप है उसका बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया थर्ड जो वे था, उसके हिसाब से कैसे हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट अकाउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट कंपोनेंट अकाउंटिंग का। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या है, इफ एन एसेट comprises of two or more significant components with substantially different useful lives, usage or flow of economic benefit, then each component should be recognized
and depreciated separately over its individual useful life। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ एन एसेट comprises of two or more significant component with substantially different useful lives। मतलब अगर एक ही एसेट है लेकिन उसमें बहुत सारे significant component जुड़े हुए हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एरोप्लेन। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, ये एरोप्लेन जो है, ठीक है, ये एरोप्लेन जो है यहाँ पर, ठीक है, एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन में सिर्फ एरोप्लेन अगर हम लोग खरीदते हैं, जैसे मान लो जो एरोप्लेन खरीदते हैं वो एरोप्लेन अकाउंट को डेबिट इंडिविजुअली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है, जैसे कि एरोप्लेन का इंजन। ठीक है, एरोप्लेन का इंजन होता है, ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। दूसरा होता है इसमें जो इंटीरियर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और फिर इसका विंग्स, मतलब ये सब, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इसके टायर, ये देखो टायर, ठीक है, टायर्स जो है ये भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। मतलब ये सब एसेट का ना अपना अलग अलग एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये सिर्फ एरोप्लेन क्यों, बड़े बड़े मशीन का भी हो सकता है। मशीन में मान लो अलग अलग पार्ट्स है जिसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इसका सब्सटेंशियल डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। जैसे मान लो एरोप्लेन का इंजन का लाइफ जो है वो है सपोज 3 ईयर। ठीक है, इंटीरियर मान लो 5 ईयर, विंग्स जो है वो मान लेते हैं 2 ईयर। ठीक है, और टायर जो है वो मान लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग लाइफ है। ठीक है, अलग अलग लाइफ है और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सभी सी का। सिग्निफिकेंट मतलब जिसका प्रायोरिटी होता है, सब्सटेंशियली डिफरेंट यूजफुल लाइफ, यूसेज और फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। आप देखो इसका यूजफुल लाइफ भी अलग अलग है, इंजन का यूज अलग है, इंटीरियर का यूज अलग है, विंग्स का यूज अलग है, टायर का यूज अलग है, और इसमें इससे बनता हुआ इकोनॉमिक बेनिफिट भी अलग अलग है। देन ईच कंपोनेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तब हम लोग अलग अलग कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते थे, एरोप्लेन, एरोप्लेन टू जितने से खरीदा। ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा है ऐसा नहीं, हमें अलग से लिखना पड़ेगा, लाइक इंजन डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी हम लोग करेंगे, या क्रेडिट। ठीक है, इंटीरियर का अलग रिकॉर्ड होगा, विंग्स का अलग रिकॉर्ड होगा, टायर का। मतलब बेसिकली सभी को अलग अलग फिक्स्ड एसेट मान के हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूजफुल लाइफ। अगर मान लो इंजन और इंटीरियर का एक ही लाइफ है, जैसे ये भी 3 साल है, ये 5 साल है, अब मान लो ये भी 5 साल है, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग है तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का कंपोनेंट अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है। जब हम लोग बचपन में एसेट अकाउंट को डेबिट करते तब ऐसा नहीं कि अलग अलग करेंगे, एक ही साथ कर देते, और ऐसा क्वेश्चन भी रहता नहीं था। लेकिन कंपोनेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट है जिसमें अलग अलग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट लगे हुए हैं, सबका अलग अलग प्रायोरिटी है, सबका यूज अलग अलग है, सबसे इकोनॉमिक बेनिफिट अलग मिल रहा है, यूसेज अलग तरीके का है, यूजफुल लाइफ अलग तरीके का है, तो सबको कंपोनेंट वाइज हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी चीज को बोला जाता है कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई। अच्छा, यहां पर लिखते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब अगर हम लोग अपने एसेट पे, खरीदे हुए एसेट जो यूज कर रहे हैं उस पे अगर किसी तरीके का खर्चा करते हैं, सब्सिक्वेंट मतलब क्या, लगातार उसके बाद। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो पीपी पे अगर करते हैं तो क्या होगा, इफ एनी subsequent expenditure is done on improvement
improvement of PPE, such subsequent expenditure should be capitalized, provided it improves future economic एक मिनट, एक लाइन छूट गया शायद. If any subsequent expenditure is done on improvement of PPE, such subsequent expenditure should be capitalized, provided it improves efficiency. It improves efficiency, पहले लिखना पड़ेगा. Efficiency of PPE, that is, it improves future economic benefit that can be derived from asset. If such expenditure does not satisfy the above recognition, criteria, it will be charged to PL. ठीक है, ये चीज हम लोग को पहले से ही पता है. ठीक है, ये कैसे पहले से पता है? देखो, जब हम लोग मतलब 11-12 में भी होता है, फाउंडेशन जिन्होंने किया है, चाहे वो जिस मतलब सीए का हो, सीएमए का हो, जो भी हो. पहले सीएस में भी होता था, अभी तो सीएस में अकाउंट्स हटा दिया गया है, जो भी हो. तो यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन लेवल बोलो या फिर 11 में बेसिक ऑफ कॉमर्स जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, अगर हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा और उस पर खर्चा किया, अब वो खर्चा एसेट के दाम के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? मतलब खरीदने के बाद यूज हो रहा था, उसके बाद खर्चा किया, तो वो खर्चा एसेट के दाम के साथ अगर जुड़ेगा तो उसे कैपिटलाइज्ड बोलते हैं. और वो अगर मेंटेनेंस खर्चा है डेली बेसिस का, मतलब जो रूटीन मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा होता है, उसे हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, एक्सपेंस बोल के दिखाते हैं. जैसे मान लो हम लोगों ने एक साइकिल खरीदा, फिर उसको रिपेयर करवाया. ठीक है, रिपेयर करवाया, साइकिल खरीदा, यूज कर रहे थे, फॉर सम रीजन हम लोगों ने रिपेयर करवाया. अगर ये रिपेयर का खर्चा हमारे साइकिल के जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसको किसी तरह से चेंज नहीं करता है, तो वो हम लोग का रेवेन्यू खर्चा होता है. ठीक है, ये रिपेयर का खर्चा हम लोग का रेवेन्यू भी हो सकता है. ठीक है, ये रिपेयर का खर्चा हम लोग का कैपिटल भी हो सकता है. ठीक है, अगर हम लोगों ने जो खर्चा किया, वो खर्चा करने के बाद हमारे साइकिल का प्रेजेंट कंडीशन चेंज हो गया, साइकिल और भी स्पीड में चल रहा है, और भी स्मूथली चल रहा है, तो अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट हमें मिल जाता है, एग्जिस्टिंग एसेट में कोई चेंजेस आ जाता है, तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लेकिन अगर नहीं आता है तो उसे हम लोग नॉर्मल खर्चा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. यहां पर वही चीज है, सब्सिक्वेंट खर्चा बोल के लिखा गया है. देखो क्या लिखा है मैंने, जैसे इसमें बताया वैसे ही लिखा है. इफ एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज डन ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ पीपी, अगर हम लोगों ने जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया है, वो उससे अगर हम लोग का पीपी का जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाता है. जैसे मान लो एक मशीन था जिसमें प्रोडक्शन होता था 1 लाख यूनिट 1 घंटे में, लेकिन एक एक्सपेंस किया हम लोगों ने, उसके वजह से 1 घंटे में 1.5 लाख यूनिट बन रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा है. अगर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा कि, तो इसका मतलब हम लोग का एसेट का प्रेजेंट
कंडीशन चेंज हुआ, 1 लाख प्रोडक्शन जो हो रहा था वो 1.5 लाख हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखो आगे क्या बोल रहा है, such subsequent expenditure should be capitalized। अगर हम लोग का subsequent changes होगा, ठीक है, मतलब significant changes होगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल। जैसे मान लो मैंने मेरे लैपटॉप में ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट किया जिस वजह से लैपटॉप का स्पीड बढ़ गया, ठीक है, नया चिप वगैरह, तुम लोगों ने तुम लोग के मोबाइल पे ऐसा कुछ मतलब टेक्नोलॉजी यूज किया जिस वजह से बहुत स्मूथ चल रहा है मोबाइल पहले से, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है प्रोवाइडेड इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ पीपी, लेकिन पीपी का एफिशिएंसी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ गया या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया, किसी ना किसी तरह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। इट इंप्रूव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एसेट। इफ सच एक्सपेंडिचर डज नॉट सेटिस्फाई देन above recognition criteria, अगर ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहा है जो हम लोग का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो पीएल में चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह का खर्चा हमारे पीपी को इंप्रूव नहीं करता है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं देता है, तो वो सिर्फ खर्चा माना जाएगा, रेवेन्यू खर्चा, और उसे पीएल में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम लोग का इसको अगर हम जिस्ट करके लिख दे, subsequent एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग का रूटीन मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसको कहां दिखाना है, चार्ज टू पीएल, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस इंप्रूव पीपीई इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी, तो ये पीपी के कॉस्ट जो है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, पीपी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये हो गया इसका जिस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है पीपी पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई, तो इसके बारे में भी मैंने बोला कि पहले AS6 आता था, लेकिन अभी टेंजिबल के लिए AS10 ही हमारा जो है डेप्रिसिएशन बता देता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होना चाहिए, तो AS हमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ईच ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। डेप्रिसिएशन should be charged using systematic method जैसे कि एसएलएम का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, पूरा चाहो तो लिख लो, एसएलएम का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और एनी अदर मेथड। मेनली यही 2 मेथड होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, प्रोडक्शन मशीन आवर रेट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जो कि डब्ल्यूडीवी का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। तो नॉर्मली यही 2 मेथड मेन होता है, तो यही मैंने लिखवा दिया। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट on which asset is ready to यूज, ठीक है। तो ये हम डेप्रिसिएशन के क्लास में भी बताते हैं जिनका डेप्रिसिएशन है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है,
एसेट का हमें ना अलग अलग नाम दिया हुआ रह सकता है, डेट दिया हुआ रह सकता है। एक होता है परचेज डेट, मान लो क्वेश्चन में हमें परचेज डेट दिया हुआ है। एक हमें दिया हुआ रहता है रेडी टू यूज, रेडी टू यूज कब से है वो भी डेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और एक होता है हम लोग का पुट टू यूज, पुट टू यूज डेट। ये 3 डेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है। अगर मान लो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो और ये 3 तरह का डेट हमें दिया हुआ है, तो हमें डेप्रिसिएशन का चार्ज करना है इस डेट से। ये कौन बता रहा है? AS10 बता रहा है। लेकिन अगर ये डेट हमारा मिसिंग है तो हम लोग परचेज डेट से ले सकते हैं। अगर ये और ये डेट हमारा मिसिंग है तो हम लोग परचेज डेट को ही रेडी टू यूज का डेट मानेंगे। परचेज डेट मतलब जिस दिन खरीदा, रेडी टू यूज मतलब खरीदने से ही जरूरी नहीं है कि वो एसेट यूज में आ जाएगा। जैसे मान लो एसी खरीद रहे हो, तो खरीद के लाके ही उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसे प्रॉपर इंस्टॉलमेंट वगैरह करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ता है, तो इस तब जाके वो रेडी टू यूज होता है। अब रेडी टू यूज होने से जरूरी नहीं है कि हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए, जब से यूज करना स्टार्ट करते हैं उसे बोला जाता है पुट टू यूज। लेकिन AS10 हमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन कहां से लगाना है? जब एसेट हमारा रेडी टू यूज हो जाएगा। कब पुट टू यूज करेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एसेट इस कंडीशन में है कि हम लोग यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, अभी नहीं करना चाहते वो बात अलग है। अगर एसेट यूज करने के लिए कंडीशन बन चुका है तो फिर तब से ही डेप्रिसिएशन लगेगा, जब से खरीदे हैं तब से नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन, अगर जिनका डेप्रिसिएशन मान लो क्वेश्चन में आता है कभी, तो डेप्रिसिएशन में अगर मान लो परचेज डेट हमें दिया हुआ है, ये डेट नहीं है हमारे पास, तो फिर हम लोग परचेज डेट से ही डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, ठीक है, अकाउंट्स को करने के लिए। लेकिन AS10 हमें बता रहा है कि एसेट जिस दिन रेडी टू यूज हो जाएगा उस दिन से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड फॉर कंपोनेंट्स सेपरेटली। ये तो अभी मैंने बताया, जैसे एरोप्लेन वाला एग्जांपल दिया कि अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और सबका लाइफ मतलब यूजफुल लाइफ अलग अलग है, यूजेस अलग है, सबसे इकोनॉमिक बेनिफिट अलग अलग मिल रहा है, तो इन दैट केस हम लोग को डेप्रिसिएशन भी सबका अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा, जिसको कंपोनेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, should be reviewed at each balance sheet date. A change is in any of the above will be given effect to prospectively treated prospectively, that is treated as a change in accounting estimate as per AS5, ठीक है, समझाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि SLM हो या WDV हो, यूजफुल लाइफ, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि एसेट को हम लोग 10 साल यूज करेंगे, 15 साल यूज करेंगे, उसको बोला जाता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है कि आज अगर हम लोग के पास एक 10,000 का एसेट है, हम लोग बोल रहे हैं इसे हम लोग 5 साल यूज करेंगे और 5 साल बाद इसका वैल्यू 2,000 हो जाएगा, तो ये जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इसका बुक वैल्यू
2000 हो जाएगा, इसी को बोला जाता है रेसिडुअल वैल्यू। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ रेसिडुअल वैल्यू शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हमें हर बैलेंस शीट डेट पे जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब हमें वो सब चेक करते हुए जाना चाहिए कि यूजफुल लाइफ कितना बचा, रेसिडुअल वैल्यू क्या हो रहा है। ये चेंज इज इन एनी ऑफ द अबव। अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने सोचा था पहले 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग 4 साल ही चार्ज करेंगे, यूजफुल लाइफ और 4 साल रख रहे हैं, या फिर इसको बढ़ा के 7 साल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट, ए चेंज इज इन एनी ऑफ द अबव, ठीक है। अगर हम लोग किसी का भी वैल्यू इसमें से चेंज करना चाहते हैं, विल गिव एन इफेक्ट टू प्रोस्पेक्टिवली दैट इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसमें से कोई भी एस्टिमेशन चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली दिखाना पड़ेगा, दैट इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर हम लोग करना चाहते हैं, जैसे कि यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेशन होता है, रेसिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेशन होता है, तो अगर हम लोग इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो उसका इफेक्ट हमें AS5 के हिसाब से दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें बोला गया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE, ये क्या होता है देखो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा subsequent measurement of PPE। जब हम लोग एसेट को खरीद रहे हैं तब हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तब हम लोग कोई भी एक तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम लोगों ने एसेट को कैसे लिया है। देखो ये देखो कैसे हम लोग एसेट का रिकॉर्डिंग करेंगे, या तो हम लोग एसेट का रिकॉर्डिंग इस तरह से करेंगे, अगर हम लोगों ने परचेस किया है तो ये फॉलो करके करेंगे, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उस तरह से करेंगे, अगर हम लोगों ने एक्सचेंज करके एसेट लिया है तो उस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब परचेस कर रहे हैं तब ये तीनों में से कोई भी एक तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस तरह से एसेट को एक्वायर किया था। अगर खरीदा था तो ये इस हिसाब से, अगर सेल्फ जनरेटेड किया था तो इस हिसाब से हो जाएगा, और अगर एक्सचेंज किया था तो आज हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया है ना, सेल्फ जनरेटेड हो जाएगा तो इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द कॉमर्शियल सब्सटेंस, ये सब देख के रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सेकेंड टाइम हम लोग एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा एसेट का, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये भी हम लोग को पता है। जैसे मान लो एक एसेट है 1,00,000 रुपीज का, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम, तो हम लोग फर्स्ट टाइम एसेट को 1,00,000 से रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% यानी 10,000 लगा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 90,000, तो 90,000 से इसके बाद रिकॉर्ड कर देंगे। इसको बोला जाता है कॉस्ट मॉडल, ये हमें पता है, ठीक है। ये जो चीज हम लोग फॉलो करते हैं ना, मतलब डेप्रिसिएशन लगा दो फिर बचा हुआ वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ जितना दिन यूज हुआ बचे हुए वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, तो ये जो प्रोसेस चलता है इसे बोला जाता है सब्सिक्वेंट जो है मेजरमेंट ऑफ पीपी, और जो ये प्रोसेस से हम लोग करते हैं डेप्रिसिएशन लेस करते हुए, इसको बोला जाता है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, देखो पीपीई कैन बी subsequently measured under any of the two given models। फर्स्ट कॉस्ट मॉडल, सेकेंड रिवैल्यूएशन मॉडल। जो हम लोग नया सीखेंगे दैट इज रिवैल्यूएशन मॉडल। हम लोग जैसे रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट मॉडल पे करते हैं, हमें नाम नहीं पता है मॉडल क्या है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जो कॉस्ट से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, अगर एसएलएम है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, अगर डब्ल्यूटीवी है तो बचे हुए वैल्यू से लेस करके लिखते हैं। तो जिस तरह से सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करते जाते हैं उसको कॉस्ट मॉडल बोला जाता है। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल भी हमें अभी सीखना पड़ेगा। AS10 हमें रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी एसेट को सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा अगर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल is an option
given to a PPE based on management's decision. रिवैल्यूएशन मॉडल एक ऑप्शन है कि कॉस्ट मॉडल अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट जो चाहेगा। मैनेजमेंट अगर बोलेगा हम कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड होगा, अगर बोलेगा नहीं मुझे दूसरे किसी मॉडल पे रिकॉर्ड करना है तो ऑप्शन है हम लोग के पास, हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज कर सकते हैं अपने पीपी को सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करने के लिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल should be selected when there is a material difference between carrying amount or fair value as on the balance sheet date. अच्छा ये क्या बता रहा है, लेकिन देखो एक तो बोला है कि मैनेजमेंट का ऑप्शन है कि वो कॉस्ट मॉडल भी ले सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी ले सकता है। फिर बोल रहा है रिवैल्यूएशन मॉडल कब सिलेक्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उसका भी तो एक बेसिस होना चाहिए, तो उसके बारे में भी एस10 बता रहा है रिवैल्यूएशन मॉडल तभी सिलेक्ट करना चाहिए अगर हम लोग का एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है और उसका जो फेयर वैल्यू है उसमें अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब एक एसेट था 1 लाख का, ठीक है, इसको हम लोगों ने 10,000 रुपए से एक बार एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा 90,000, फिर 9,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 81,000 हो गया। ये इसको बोला जाता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब जो अमाउंट पे बुक में एसेट रिकॉर्ड दिख रहा है, तो ये हम लोग का फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, जब हम लोगों ने परचेस किया होगा, अगर परचेस किया, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो वो, और अगर एक्सचेंज वाला है तो वो, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 2 साल का मैंने चार्ज करके दिखाया, तो ये हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग, फिर ये हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग। अब इसी एसेट का मान लेते हैं मार्केट वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू जो है वो है 82,000, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ, मेटेरियल डिफरेंस नहीं हुआ, 1,000 का ही तो डिफरेंस है। तो मेटेरियल फैक्ट मतलब जब मॉनिटरी डिफरेंस काफी ज्यादा आता है, तो ये मॉनिटरी डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है, तो उस केस में हमें रिवैल्यूएशन मॉडल का जरूरत नहीं, हम लोग 81 में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका वैल्यू 82 के जगह सपोज इसका वैल्यू हो गया है 8 लाख, ठीक है, तो काफी डिफरेंस है। अगर 8 लाख हो गया है तो काफी डिफरेंस है, मतलब ये मैंने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, जो भी हो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 8 लाख नहीं थोड़ा और कम कर लेते हैं, चलो 2 लाख हो गया है, फेयर वैल्यू इसी एसेट का मार्केट में 2 लाख हो गया है। तो सिग्निफिकेंट यानी कि मेटेरियल डिफरेंस है। तो अगर मेटेरियल डिफरेंस है फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में, तो बैलेंस शीट डेट पे अगर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में मेटेरियल डिफरेंस है तो हमें रिवैल्यूएशन मॉडल लेना चाहिए। मतलब हम लोग एसेट को रिवैल्यू करेंगे, हम लोग 81,000 के एसेट को 1 लाख के एसेट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 81,000 में कितना ऐड करने से हो जाएगा 1 लाख, 19,000, है ना। 19,000 ऐड करने से हो जाएगा। तो हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट को डेबिट कर लेंगे 19,000 से। जैसे जब कभी भी तुम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हो तो वहां पर एसेट के वैल्यू को क्या करते हो, रिवैल्यूएशन करते हो ना, तो डेबिट करते हो अगर वैल्यू बढ़ता है, क्रेडिट करते हैं तो अगर कम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ा हुआ वैल्यू दिखाया, ऐसे भी हो सकता है इस एसेट का वैल्यू 5,000 हो गया है, ठीक है, फेयर वैल्यू मतलब वैल्यू कम हो गया है, तब हम लोग उसको रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करेंगे। तो वही चीज होता है कि अगर मेटेरियल डिफरेंस है मॉनिटरी फॉर्म में, तभी हमें क्या करना चाहिए, रिवैल्यूएशन करना चाहिए, अदरवाइज हमें रिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये हमें कब चेक करना चाहिए, हर बार बैलेंस शीट डेट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल शुड बी
followed for an entire class of PPE such as plant and machinery, land and building, that is, if an entity has taken a decision to revalue its building, then it should revalue all the buildings of the entity. अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल हम लोग पहले देखे कि दो मॉडल, हम लोगों को पहले एक ही मॉडल पता था, नाम नहीं पता था, वो बात अलग है। हम लोग कॉस्ट मॉडल नॉर्मली फॉलो करते हैं, बट मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकता है। बट ये कब करना चाहिए? अगर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट या फिर मेटेरियल डिफरेंस है तो, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन मॉडल जब हम लोग फॉलो करेंगे कोई भी एक एंटिटी के लिए, ये मैंने फॉर एन एंटायर होगा, ये वाला ना मैंने गलत लिख दिया, एंटायर एंटायर क्लास ऑफ पीपी के लिए करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 1, प्लांट एंड मशीनरी 2, प्लांट एंड मशीनरी 3, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। अगर हम लोग ये 2 में रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाहते हैं तो हमें ये दोनों में भी करना पड़ेगा। मतलब सेम क्लास ऑफ पीपी के लिए हमें सारे में, अगर इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल यूज है इसमें करना पड़ेगा, इसमें रिवैल्यूएशन, इसमें कॉस्ट मॉडल, इसमें कॉस्ट मॉडल, ऐसे नहीं चलेगा। वही बता रहा है, एंटायर क्लास ऑफ पीपीई सच एज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज इफ एन एंटिटी हैज टेकन अ डिसीजन टू रिवैल्यू इट्स बिल्डिंग। अगर कोई मान रहा है कि मुझे बिल्डिंग सभी रिवैल्यूएशन मॉडल में जो है रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड, तो सारे बिल्डिंग को उसे उसी तरह से करना पड़ेगा। एक बिल्डिंग को करेगा दूसरे बिल्डिंग को नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर प्लांट मशीनरी को मान लो रिवैल्यूएशन मॉडल में लेना चाहता है बट बिल्डिंग को नहीं लेना चाहता है, वो कर सकते हैं। लेकिन सेम क्लास ऑफ एसेट को हम लोग अलग अलग मॉडल से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में करना है तो जितने भी लैंड बिल्डिंग है सभी को रिवैल्यूएशन मॉडल में करना है। लैंड बिल्डिंग में बाइफर्केशन हम लोग नहीं कर सकते कि कुछ हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ कॉस्ट मॉडल में कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, और जो सेम क्लास ऑफ एसेट है उसे हमें एक ही तरह के मॉडल में रखना पड़ेगा, और जो डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है उसे हम लोग अलग अलग मॉडल में रख सकते हैं। जैसे मान लो प्लांट मशीनरी को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा, बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल में, चलेगा। लेकिन प्लांट मशीनरी जितने भी है सभी को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना पड़ेगा, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हमें यही बता रहा है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा, फिर लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टिव एसेट्स within a class is not परमिटेड। ये वही वाला बात हो गया जो मैंने अभी तक बोला कि अगर हम लोग एक क्लास ऑफ एसेट चूज करें लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के पास 5 लैंड बिल्डिंग है, 3 को हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल में रखेंगे, 2 को कॉस्ट मॉडल में रखेंगे, ऐसा परमिशन नहीं है। सारे क्लास ऑफ एसेट को एक ही रिवैल्यूएशन मॉडल में हमें लाना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा एंटिटी कैन फॉलो revaluation model for a
particular class of assets cost model for the remaining class of assets. बोल रहे हैं एंटिटी कैन फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हैं, और किसी और क्लास ऑफ एसेट के लिए हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं, ऐसा चलेगा। ये वही पॉइंट को 3-4 बार में लिखवाया हुआ है, क्योंकि इसमें इस तरह से डिफाइन किया गया है क्लियरली, लॉ है ना, इसीलिए हर जगह पे लिखा हुआ है इस तरह से, ताकि कोई इसका मिसयूज ना करे। मतलब सीधा सा बात इतना है कि सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए सेम मॉडल, अलग अलग क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग अलग मॉडल यूज कर सकते हैं, बट सेम क्लास ऑफ एसेट में अलग अलग एसेट पे अलग अलग मॉडल यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही इसका जीस्ट है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case of revaluation model। अच्छा देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन मॉडल का यूज करें। अब हम लोग रिवैल्यूएशन दो तरह से कर सकते हैं, या तो रिवैल्यूएशन हम लोग का अपवर्ड होगा, या तो रिवैल्यूएशन हम लोग का डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का दो ऑप्शन हो सकता है, या तो हम लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया होगा, या तो हम लोगों ने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया होगा। अब इसमें एंट्रीज कैसे होगा, देखो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट का कॉस्ट था 100 रुपीज, रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन वैल्यू ऐसे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन वैल्यू 110 रुपीज। तो हम लोग अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इस केस में एंट्री क्या होगा, इस केस में एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। एसेट का हमारा वैल्यू 100 दिख रहा है, हमें रिवैल्यू करना है 110 पे, तो हमें 10 रुपीज से एसेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, सिंपल एंट्री हो जाएगा, पीपीई डेबिट, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे तुम लोग पार्टनरशिप किए हो सभी कोई 12 में, तो वहां पर क्या होता है, जब भी कोई एसेट का वैल्यू बढ़ता है, तो जैसे मान लो फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करते हैं, उसी तरह से यहाँ पीपीई डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग टू पीएल नहीं लिख सकते, सुनो ठीक से, इसको हम लोग टू पीएल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग इसे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज नहीं हुआ, ये प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न नहीं किया है। और AS1 में हमें बोला गया है प्रूडेंस के हिसाब से कि हम लोग प्रूडेंस वे में प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसीलिए तुम लोग पार्टनरशिप में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हो, वो एक्चुअली रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट है। ठीक है, तो अगर हम लोगों का एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम किए हैं और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किए, मतलब एसेट का कॉस्ट था 100 रुपीज, रिवैल्यूएशन वैल्यू 100, नहीं इसको कम करना पड़ेगा ना, रिवैल्यूएशन वैल्यू 90, तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया है, तो पीपीई क्रेडिट होगा टू पीपीई क्रेडिट होगा कितने से, 10 रुपीज से। डेबिट किसको करेंगे, अब हम लोग पीएल को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूडेंस हमें क्या बोलता है कि लॉस को रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो रियलाइज्ड हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉफिट को रियलाइज्ड होता है तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो AS1 के हिसाब से ऐसे हुआ। अच्छा, अब देखो ये हम लोग का हो गया कि अगर हम लोग डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कैसे एंट्री होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग फिर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, एसेट खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, और अगर इसके बाद रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन।
सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट टाइम कैसे हुआ था। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड हुआ था तो कैसा ट्रांजैक्शन, मतलब कैसे एंट्री होगा? अगर फर्स्ट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुआ था तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? मतलब एसेट खरीदने के बाद अगर पहला बार रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड हुआ है तो ऐसा, डाउनवर्ड हुआ तो ऐसा। अब सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है और अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड हो रखा है तो क्या होगा, और अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हो रखा था तो क्या होगा? तो इसलिए देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एसेट कॉस्ट था सपोज 100 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन कॉस्ट हुआ था 110 और सेकेंड रिवैल्यूएशन कॉस्ट 120, मतलब फर्स्ट रिवैल्यूएशन अपवर्ड और यहाँ पर एंड सेकेंड ऑल्सो अपवर्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ तब हम लोगों ने क्या एंट्री किया होगा, पीपीई अकाउंट डेबिट, 10 रुपए से एसेट बढ़ा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व 10, और फिर से हम लोगों का एसेट 10 रुपीज से बढ़ गया तो अगेन ऐसा ही एंट्री होगा, पीपीई अकाउंट डेबिट 2, 10 रुपए से बढ़ा, 110 से 120 हुआ 10 रुपए, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है एंड सेकेंड ऑल्सो, अच्छा ऐसे करते हैं, फर्स्ट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा और भी इसमें पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन यहाँ पर लिखते हैं अपवर्ड एंड सेकेंड टाइम डाउनवर्ड। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एसेट कॉस्ट 100 रुपीज, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 110, सेकेंड रिवैल्यूएशन 90, तब कैसे एंट्री होगा? तो अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हम लोग का मतलब अपवर्ड हुआ है तो एंट्री हो जाएगा पीपीई अकाउंट डेबिट, 10 रुपए से बढ़ा था, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 रुपीज। अब सेकेंड टाइम देखो, सेकेंड टाइम हम लोग का 20 रुपीज का लॉस हुआ है, सेकेंड टाइम हम लोग का 20 रुपीज का लॉस हुआ है क्योंकि 110 से 90 हो गया है। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये लॉस को हम लोग पहले राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। हम लोग का यहां से यहां अगर देखें तो लॉस 20 रुपीज हो रहा है, लेकिन सेम एसेट पे हम लोगों ने पहले प्रॉफिट नहीं बोल सकते, रिजर्व बुक रखा था, रिजर्व को बुक रखा था 10 रुपीज से। तो हम लोग 10 रुपए से इस लॉस को कम कर सकते क्योंकि हम लोग के पास सेम कैटेगरी में 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो लॉस हम लोग 20 की जगह 10 बुक करेंगे, 10 रुपीज के लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, ठीक है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 10 रुपीज, ठीक है। और 2 हो जाएगा पीपीई यहाँ पर 20 रुपीज, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा एंट्री, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा 10 रुपीज से हम लोग यूज कर लेंगे और जो पीएल है उसे 10 रुपीज से ही दिखाएंगे लॉस, उसमें 20 नहीं दिखाएंगे। अब अगर मान लो इसमें
10 के जगह, एक एग्जांपल ले रहे, इसमें अगर 10 के जगह मान लो 25 होता, इन दैट केस 20 यूज हो जाता और यहाँ पीएल में कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग के पास इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 हो जाता, पीपीई 20 हो जाता। और अगर शॉर्टफॉल होता, जैसे कि शॉर्टफॉल का एग्जांपल तो यही वाला दिखा रहा है, अगर शॉर्टफॉल होता तो इस तरह से, और अगर मान लो पहले से कोई रिजर्व नहीं रहता तो पूरा का पूरा पीएल जो है 20 से डेबिट होता। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग केसेस तो बन सकते हैं, लेकिन एक मेन चीज जो है वो समझ लो तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग के पास पहले से रिजर्व बना हुआ है तो उस रिजर्व को हम लोग लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। अगर हम लोग के पास पूरा 20 का ही रिजर्व होता तो ये पीएल एंट्री आता ही नहीं, पूरा 20 को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते। ठीक है, अगर कम होगा तो कैसे एंट्री होगा वो तो मैंने दिखाया, अगर कम होगा तो कैसे एंट्री होगा। और अगर कोई रिजर्व नहीं होता, सपोज अगर कोई रिजर्व इस पे बना हुआ नहीं होता, तो जितना लॉस है उतना ही पूरा रिकॉर्ड कर लेते, तो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रिवैल्यूएशन अपवर्ड एंड सेकेंड टाइम डाउनवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं subsequent revaluation। यहाँ पर था फर्स्ट अपवर्ड सेकेंड अपवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड सेकेंड डाउनवर्ड, अब लिखेंगे फर्स्ट डाउनवर्ड। एंड सेकेंड ऑल्सो डाउनवर्ड। और एक कंडीशन हो सकता है फर्स्ट डाउनवर्ड एंड सेकेंड अपवर्ड। तो कैसे एंट्री होगा? तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट 100, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 90, सेकेंड रिवैल्यूएशन, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 90, सेकेंड रिवैल्यूएशन यहाँ पर लिख देते हैं 80। ठीक है, तो इसमें कैसे एंट्री होगा? अगर फर्स्ट रिवैल्यूएशन हम लोग का देखो, फर्स्ट रिवैल्यूएशन जो है वो कम हुआ है तो इसमें पीएल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 रुपए से, टू पीपीई, टू पीपीई 10 रुपीज। ठीक है, अगेन हम लोग का सेकेंड रिवैल्यूएशन भी हम लोग का डाउनवर्ड हुआ है, अगर सेकेंड रिवैल्यूएशन भी हम लोग का डाउनवर्ड हो रहा है तो इसमें एंट्री इस तरह से हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट, फिर से 10 रुपए का डिफरेंस है, टू पीपीई 10 रुपए। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता है फर्स्ट जो है वो डाउनवर्ड है तो कॉस्ट ऑफ एसेट 100, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 110, नहीं फर्स्ट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है ना तो 90 करेंगे, 90, और सेकेंड रिवैल्यूएशन यहाँ पर 110। तो कैसे एंट्री होगा? तो जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ वो डाउनवर्ड हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई 10 रुपीज से हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टाइम जब रिवैल्यूएशन हो रहा है तब हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? हम लोग इस लॉस को पहले जो है राइट अप, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद सेकेंड रिवैल्यूएशन में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितने का आया था, 10 का आया था, यहाँ पर 20 का आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 10 रुपीज से अपने लॉस को राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, और बाकी 10 रुपीज से पीएल में चार्ज करेंगे, तो हम लोग का एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा पीपीई अकाउंट डेबिट 20 से होगा, है ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20, टू हो जाएगा
रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 रुपीज। क्यों 10 होगा, यहाँ तो 20 हो रहा है, फिर 10 क्यों होगा, क्योंकि पहले इस रिगार्डिंग जो लॉस है उसे एडजस्ट करो, तो 2 PL हो जाएगा 10 रुपीज। ये लॉस को राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, तो रिजर्व में 10 रुपीज ही बचेगा, तो पीपीई डेबिट होगा 20 से, ठीक है। लेकिन रिजर्व सिर्फ 10 रुपए का ही क्रिएट होगा, क्योंकि प्रीवियसली क्रिएटेड जो लॉस है 10 रुपीज का, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग पहले राइट ऑफ कर देंगे, तो हम लोग का आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, और यहाँ पर मैंने ये वाला भी दिखा दिया 80 90, और हाँ ये वाला भी मैंने दिखा दिया। तो ये देखो, इस तरह से हम लोगों का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो एक बार हम समरी बता देते हैं क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, कोई भी एक, ठीक है। कोई भी एक मतलब अपने मन से थोड़ी ना। अब फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से अगर हमें मार्केट वैल्यू के साथ एड पर होना है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो हम लोग रिकॉर्ड कर ही रहे थे, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमें फेयर वैल्यू के हिसाब से चलना चाहिए, तो हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन करने से हमारे एसेट का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, डिपेंड करता है। तो बढ़ेगा तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन, घटेगा तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्योंकि हम लोग रियलाइज तो नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग का रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के दिखाना चाहिए, पीएल बोल के नहीं दिखा सकते। लॉस होगा तो पीएल बोल के जरूर दिखाएंगे। अब एक बार रिवैल्यूएशन हुआ, अगेन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपवर्ड हुआ फिर अपवर्ड हुआ, तो दोनों बारी रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। पहले अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड था, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाला बात है। पहले अगर अपवर्ड था तो रिजर्व क्रिएट हुआ, फिर डाउनवर्ड हुआ, तो जो लॉस होगा उसे पहले राइट ऑफ करेंगे प्रीवियसली क्रिएटेड रिजर्व से, जितना राइट ऑफ हो पाएगा, और बाकी को हम लोग पीएल में दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर फिर से हम लोगों का सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, कंडीशन ये है कि फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ फिर डाउनवर्ड, और फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ फिर अपवर्ड। तो अगर दोनों बारी डाउनवर्ड हो रहा है, तो उस केस में दोनों बारी हम लोग के पीएल में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। पीएल जितना जितना डाउनवर्ड हो रहा है। और अगर हम लोग का फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड था तो लॉस रिकॉर्ड हुआ था, फिर अपवर्ड हो रहा है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को नेट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पहले लॉस 5 रुपए का था और अभी प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा है, तो इससे इसको पूरा एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर मान लो कि कम होता है, जैसे मान लो पहले लॉस था 15 रुपए, अभी प्रॉफिट है 10 रुपए, तो 10 रुपए तक का ही हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, बाकी को हम लोग क्या दिखा देंगे, लॉस दिखा देंगे। जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें हम लोग का प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि लॉस एडजस्ट होने के बाद भी हम लोगों के पास प्रॉफिट बच जाता है 10 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि हम लोग का जब सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, हम लोगों के पास लॉस जो था वो ज्यादा था, मान लो लॉस था हम लोग के पास 25 रुपए और प्रॉफिट 20 रुपए हुआ, तो उसमें एंट्री क्या होगा, उसमें हम लोग का एंट्री ये हो जाएगा कि हम लोग का जो प्रॉफिट है ना 20 रुपीज का, उससे हम लोग पूरा लॉस को एडजस्ट कर देंगे, तो लॉस को एडजस्ट करने से 20 रुपीज का एडजस्ट हो जाएगा, और भी लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा 5 रुपए का, कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि लॉस को राइट ऑफ करने के बाद बचा हुआ है, बल्कि फिर भी हमारा लॉस यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। मतलब बात समझ में आया मेरा। ये देखो यहाँ पर अगर ऐसा होता है, ये वाला पॉइंट एक बार बता देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों का मान लो कि कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ एसेट 100, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 90, और सेकेंड रिवैल्यूएशन ये हम कर लेते हैं 70, ठीक है, और ये सेकेंड रिवैल्यूएशन कर लेते हैं 110। नहीं, तब तो मेरा शायद देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा 30, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 40, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, मुझे प्रॉफिट को कम करना है। सेकेंड रिवैल्यूएशन हम कर लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज 90 रखते हैं, ये 10 हो गया, और इसको कर लेते हैं 40। तब क्या हो जाएगा, तब तो एज इट इज ही हो जाएगा, इस तरह से हो जा रहा है, ये लॉस को मुझे बढ़ाना चाहिए, इसको हम 80 और ये
40 रुपीज हो जाएगा, ये हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन होना थोड़ा सा देखते हैं कैसे डेटा लेने से होता है। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में ऐसे करके लिख देते हैं डेटा के साथ, अगर आ जाए तो लिख सकते हो। फर्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस लिख देते हैं 20, सेकेंड रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लिख देते हैं 50। ठीक है, तो कैसे होगा, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में जब लॉस है तो पीएल डेबिट टू पीपी 20 रुपए का। अब सेकेंड रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट है 15 रुपए का, तो पीपीई जो है वो 15 रुपए से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और 20 रुपए का लॉस हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो 2 पीएल हो जाएगा। 20 का तो नहीं कर सकते, 15 का ही राइट ऑफ करेंगे। बाकी 5 रुपए का लॉस जो है वो पीएल डेबिट करके रह जाएगा। ठीक है, बाकी 5 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए और लॉस है हम लोगों का 20। तो हम लोग 15 रुपए को ही ऐसे ऐसे दिखाएंगे। फिर देखो बाकी 15 रुपए हम लोग का ऐसे रह जाएगा। 15 रुपए हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी 5 रुपए डेबिट में पीएल में रह गया है ना, इसको चेक करो ना, 5 रुपए डेबिट में रह जाएगा लॉस के हिसाब से। तो इस तरह से होगा, उस केस में ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। ये बताने के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया कि अगर हम लोग का सेकेंड टाइम जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है वो इतना ही कम है कि लॉस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो जितना कर पाएगा उतना करेंगे, और बाकी हम लोग का यहाँ पर 5 रुपए फिर भी लॉस दिखेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन होगा, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो पहले 5 रुपए को हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग बाकी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस पे जब क्वेश्चन होगा तब ये चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। बात इतना ही है कि अगर पहले से प्रॉफिट है और सेकेंड टाइम लॉस हो रहा है तो हम लोग पहले लॉस को एडजस्ट करेंगे, यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग A10 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और A10 में मुझे कुछ बोलना नहीं है। अब जो है क्वेश्चन बाकी है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे। ठीक है, आज हम इतना ही करवा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो तब तक तुम लोग एक काम करो, पूरे A10 को रेडी कर लो, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे, आज इतना ही करते हैं।